Crazy fans, subscribe and support for latest shows and news. अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, मरहबन बिकुम बखैर आगलेजिया या नुसरत बिस्मिल्लाह, खुशामदीद कहते हैं आपको बताते चले प्रोग्राम रमदान एंड डायबिटीज़ बाय एटको लेबोरेटरीज। और मैं हूँ आरजे हया खान। मेरी आवाज़ को अपनी समातों के बाद दिल से कबूल करने का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर नादिया शम्स। आपको बताते चले डॉक्टर नादिया शम्स प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट रावल हॉस्पिटल इस्लामाबाद, सर्टिफाइड डायबिटोलॉजिस्ट, 30 रिसर्च इन डायबिटीज। हमारे साथ यहाँ पे इस्लामाबाद FM 100 स्टूडियोज में मौजूद हैं। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर नादिया शम्स, आप कैसी हैं? आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू हया, थैंक यू FM 100। थैंक यू सो मच डॉक्टर कि आपने हमें टाइम दिया। आपने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम आज बातचीत करने वाले हैं। आपको बताते चलें कि टॉपिक जो है यूज़ ऑफ मेडिसिन एंड इंसुलिन ड्यूरिंग रमदान। दिस प्रोग्राम इज़ जैसे कि हमने कहा कि एटको लेबोरेटरीज की जानिब से, एटको लेबोरेटरीज के ताउन से आप तक पहुंचाया जा रहा है। दिस पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम इज सपोर्टेड बाय एन अनरिस्ट्रिक्टेड कॉर्पोरेट सोसाइटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रांट फ्रॉम एटको लैब्स पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी। और जी, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, जैसे कि यूज़ ऑफ मेडिसिन एंड इंसुलिन ड्यूरिंग रमदान, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। और हम डॉक्टर से ये पूछेंगे, यानी कि पहला जो मेरा क्वेश्चन यही होगा आपसे। सबसे पहले तो हम अपने लिसनर्स को डॉक्टर नादिया बताना चाहेंगे कि ज़ियाबेतिस यानी डायबिटीज़ जो है वो है क्या? जी, बेसिकली डायबिटीज़ के अगर हम मेजर 2 टाइप्स बताएं, जो कि एक आम ज़बान में हम बात करें तो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ होती हैं जी। और अगर सिंपल सादा ज़बान में कहें तो टाइप 1 में एक बॉडी में हार्मोन बनता है इंसुलिन, जो आपकी शुगर्स को कंज्यूम करने के लिए आपके सेल्स को चाहिए होते हैं, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है जी। और टाइप 1 या अक्सर बच्चे या बड़े यंगर लोगों में प्रेजेंट करती है, जबकि टाइप 2 में ज़्यादा रोल है कि रेजिस्टेंस हो जाती है। सही। और वो थोड़ा सा ओल्डर एज ग्रुप में, मिडिल एज ग्रुप में प्रेजेंट करती है। इसके अलावा हमल के साथ भी डायबिटीज़ आती है जिसको जेस्टेशनल कहते हैं। तो बेसिकली इट्स अ मिस बैच इंसुलिन प्रोडक्शन में, और इंसुलिन की जो है रेजिस्टेंस का इसमें रोल है बेसिकली। ठीक हो गया। अच्छा, हम अपने लिसनर्स को ये भी बताएंगे कि आप हमें फेसबुक लाइव पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है FM 100 पाकिस्तान। आप सर्च में जाके फेसबुक के लिखेंगे, हमारा पेज आ जाएगा। वहाँ पे लाइव भी आप, अगर कोई क्वेश्चन है जो आप डॉक्टर नादिया से पूछना चाहते हैं तो आप पूछ भी सकते हैं। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि ये जो रैंडम ब्लड शुगर है ये क्या है? जी, रैंडम बेसिकली 2 तरह की ब्लड शुगर्स जो हम रिकॉर्ड करते हैं, जो कि अगर यूँ कहें कि इंटरमिटेंट ग्लूकोज मॉनिटरिंग जिसको हम कहते हैं, सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज भी कहा जाता है। एक फास्टिंग होती है और एक रैंडम। फास्टिंग के लिए जी ज़रूरी है कि आप तकरीबन रात के खाने के बाद सुबह 8 बजे तक कुछ ना खाया पिया हो, और बिल्कुल नाश्ते से पहले एम्प्टी स्टमक जो आप शुगर चेक करते हैं उसको फास्टिंग कहा जाता है। और नाश्ते के 2 घंटे बाद जो कि वो रैंडम कहलाती है। इसके अलावा किसी भी खाने के 2 घंटे बाद रैंडम आप चेक कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट टाइम जो है वो नाश्ते के 2 घंटे बाद का है। सही। अच्छा, इसके अलावा रैंडम के तो हमने ये कर लिया। फास्टिंग शुगर के बारे में अगर आप हमारे लिसनर्स को बताएं। फास्टिंग में ये इम्पॉर्टेंट है कि जी आपका पूरा 12 घंटे का तकरीबन हो, जैसे रात 8 बजे खाना खाया हो और सुबह 8 बजे चेक कीजिए, या 9 बजे अगर खाया तो 9 बजे चेक कीजिए। पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेट करके घड़ी देख के उसको उस तरह चेक किया जाए। और कोई पानी भी पिए बगैर अर्ली मॉर्निंग, हम तो इतना भी कहते हैं कि टूथब्रश किए बगैर चेक करें, ताकि ये ना हो कि उसमें एरर्स आ रहे हों। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, हमें हाइपरग्लाइसीमिया के हवाले से अगर आप बताएं कि हाइपरग्लाइसीमिया और इसके असरात, या हाइपरग्लाइसीमिया है क्या? जी, देखिए, इंसान की जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, वो एक स्टेट ऑफ बैलेंस में ही एक हेल्दी स्टेट रहती है जी। तो एक रेंज डिफाइन की गई है दुनिया भर में कि इतने से इतने लेवल तक जो है ब्लड शुगर्स, उसमें आपकी बॉडी एक हेल्दी आपके लिए लेवल है जी। तो हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब है कि जी हम अगर कहें कि इंटरनेशनल गाइडलाइंस के मुताबिक ब्लड शुगर्स अगर 160 180 से ऊपर जाने लगे रैंडम स्टेट में, तो हम उसको हाइपरग्लाइसीमिया की स्टेट कहेंगे। सही हो गया। अच्छा, रोजे के दौरान ब्लड शुगर ज्यादा होने की सूरत में क्या करना चाहिए? जी, देखिए, रोज़ा जो है इट्स
क्योंकि यूजुअली जो हमारे इलाके का ट्रेंड है कि वेस्ट के मुकाबले में हम 3 दफ़ा या मल्टीपल मील्स ले रहे होते हैं, जबकि वेस्ट में आप सुबह और शाम उनके 12 घंटे के रूटीन्स हैं। तो व्हाट हैपन्स कि हमारी बॉडीज़ जो हैं वो ट्यून्ड हैं, जो आपके एशियन बॉडीज़ हैं कि हम हाइपर और हाइपो दोनों को ही रिस्क हमारा ज़्यादा है। तो व्हाट हैपन्स कि कुछ तो हमारी आते हैं रमज़ान में जो कि यूजुअल डे से हम हट जाते हैं, या तो आप वही हैबिट्स रखें जो आप आम दिनों में खा रहे हैं और उतना ही हेल्दी खाएं, और रमज़ान में आप बिल्कुल तली हुई चीज़ें उन सब से दूर रहें। तो व्हाट हैपन्स कि बिकॉज ऑफ आवर हैबिट, दूसरा एक्टिविटी हमारी कम हो जाती है डेफिनेटली रमज़ान में, खाने का पैटर्न अलग हो जाता है, तो हमारी ब्लड शुगर की फ्लक्चुएशंस का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। सही। और हाइपर का भी बढ़ जाता है और हाइपो का भी बढ़ जाता है। सही। अच्छा, कौन सी शुगर लेवल होने पर ज़ियाबतीस के मरीज को रोज़ा जो है वो तोड़ना चाहिए? अच्छा, इसमें अगर देखा जाए तो इंटरनेशनली कंसेंसस बहुत ज़्यादा इसमें वैरायटी है जी। लेकिन जो मैक्सिमम लोगों का इत्तेफाक है कि अगर 60 to 70 से नीचे आना शुरू हो जाए, या इवन अगर 90 में भी किसी को ज़्यादा अलामात आ रही, जैसे हाथ कांपना, शिवरिंग होना, ठीक है, गनूदगी तारी हो जाना, बहुत ज़्यादा वीकनेस होना, वॉमिटिंग शुरू हो जाना, उस पे वो उस लेवल से पहले भी आपको है कि जी ये वो थ्रेटनिंग कंडीशन है। सही। लेकिन हाइपरग्लाइसीमिया के बारे में अब तक इस पे एक बहस चल रही है। कुछ लोग कहते हैं कि जी 220, कुछ लोग कहते हैं 250 से ऊपर, कुछ लोग 300 से ऊपर। लेकिन व्हाट आई हैव सीन कि जी हाइपो एक ज़्यादा ख़तरनाक डेंजरस स्टेट है और वो जल्दी पेशेंट को उस पर एक्शन लेना चाहिए, और हाइपर के लिए उसको फिर डेली हैबिट्स अपनी ठीक करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। मैं बिल्कुल हाइपर से हाइपो की तरफ ही आने वाली थी कि हाइपोग्लाइसीमिया भी हम थोड़ा सा अगर डिफाइन कर दें कि इसके असरात क्या हैं और बेसिकली ये है क्या, मतलब? जी अच्छा, यूजुअली तो हम एसोसिएट करते कि जी सिर्फ डायबिटीज़ में ही हाइपोग्लाइसीमिया होगा, ऐसा नहीं है। एक मैं क्वेश्चन आपके साथ मजीद शेयर करना चाह रही थी कि जो जेनेटिक्स हैं, जो बहुत एल्डरली पीपल है, ओल्ड एज पीपल है, और जिनमें कोई ऑर्गन फेलियर्स हैं, लाइक किडनी फेलियर है, किसी का लिवर का प्रॉब्लम है, और वो डायबिटीज़ नहीं है तो भी उनमें हाइपो के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सही। वो दे आर मोर फ्रेजाइल, वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इसी तरह हमल वाली ख़वातीन में भी ये ज़्यादा आपको रिस्क हो जाता है। तो दूसरी चीज़ ये कि हाइपोग्लाइसीमिया की अलामात यूजुअली तमाम डायबिटिक्स को हम ट्रेन करते हैं और अक्सर लोगों को पता भी होता है। इसमें शिवरिंग होना, हाथ पैर कांपना, बहुत ज़्यादा भूख प्यास की एक्सट्रीम फीलिंग होना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, ठीक है, इसमें डिफरेंट सिम्टम्स आ सकते हैं और एक्सट्रीम लेवल पे कोमा में जा सकता है पेशेंट। अच्छा जी। अच्छा, क्या रोज़े के दौरान हाइपोग्लाइसीमिया यानी खून में शुगर की कमी जब हो जाए तो उससे बचने के लिए कोई ख़ास हिदायत हैं? जी, इसके लिए हम पेशेंट को गाइड करते हैं कि एक तो मील्स बहुत बैलेंस्ड हो। आपके जो खुराक है वो बेसिकली 3 पोर्शन, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और फैट्स होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें हम डायबिटिक्स को गाइड करते हैं कि नाश्ते में वो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लें, ताकि एक तो ये कि वो ज़्यादा सस्टेन कर सके, ठीक है, वो शुगर लेवल्स को पूरे दिन उसके मतलब अफ्तारी के टाइम तक उसको मेंटेन कर सके। और दूसरा ये कि देखिए लोगों में ट्रेंड है कि जी शायद चीनी पियेंगे तो हाइपो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अच्छा। जितना चीनी पियेंगे उतना अनस्टेबल होगा पेशेंट और उतना ज़्यादा उसमें चांसेस होगी, क्योंकि पोलीयूरिया होता है, पेशाब ज़्यादा आना, वही शुगर यूरिन में एक्सक्रीट हो रही है, और फिर ये कि बॉडी की इंटरनल इंसुलिन की स्पाइक्स आपकी ज़्यादा आने लगती हैं और ज़्यादा डर होता है फिर हाइपो का। सही। तो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लें मॉर्निंग में जो कि पूरे दिन आपको अच्छी एनर्जी दें, ये इम्पोर्टेंट है। तो लेकिन अगर रोज़े के दौरान हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए तो फौरी क्या करना चाहिए फिर? जी, रोज़े के दौरान अगर हाइपोग्लाइसीमिया अगर तो पेशेंट को हल्की अलामात है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ग्लूकोमीटर से सबसे पहले वो अपना शुगर लेवल्स चेक कर लें, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये। और अगर उसको इतना फियर लग रहा है कि वो इतना भी उसके पास वक्त नहीं है तो बहुत ज़रूरी है कि वो फ़ौरन से उसको अपने रोज़े को ब्रेक करे, क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है और शुगर का मरीज़ बहुत अच्छा अपनी अलामात को समझता है कि अब मुझे हाइपो हो रहा है या अब मैं थोड़ी देर में मुझे बेहोशी की कंडीशन में मैं आने वाला हूँ। सही सही हो गया। क्योंकि लिसनर्स आपको बताते चलें कि हमारे साथ डॉक्टर नादिया शम्स मौजूद है। हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात भी कर रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो जैसे मेरे पास लाइव क्वेश्चंस आ भी रहे हैं, हम साथ साथ ये भी जो है वो प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। जैसे कि मैम ने बताया कि हाइपोग्लाइसीमिया बिल्कुल अगर इस तरह का भी पेशेंट हो तो रोज़ा आपको इफ्तार कर ही लेना चाहिए। अच्छा, कौन सी शुगर लेवल होने पर जो है वो
ज़ियाबतीस के मरीज को रोज़ा तोड़ देना चाहिए? जी, वही एक कंसेंसस में बता रही थी कि कुछ लोग इसको 70 पे कहते हैं, कुछ 60 पे कहते हैं, और कुछ गाइडलाइंस कहती हैं कि अगर इवन पेशेंट को 90 या 100 पे भी इलामात सिवियर हैं, उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, जी जी, तो लेवल से ज़्यादा उसकी तबीयत इम्पॉर्टेंट है कि इफ़ ही इज़ नॉट वेल और उसको फीलिंग आ रही है कि जी मैं नहीं सस्टेन कर पाऊँगा, तो उस पर उसको खोल लेना चाहिए। सही। अच्छा, अगर हम रोज़ा रखने के अगर हम देखें कि कौन इस काबिल है कि रोज़ा रख सकता है और कौन जो है वो रोज़ा नहीं रख सकता, तो क्या ज़ियाबतीस के मरीज़ को रोज़ा रखना चाहिए या नहीं? जी, इसमें कोई एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। मतलब ये कि हम किसी मरीज़ को ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही नहीं रख सकते। हम बीइंग अ डॉक्टर हम सजेस्ट कर सकते हैं जी, और हम रिस्क कैटेगरीज उनकी बना लेते हैं। एक डॉक्टर जो आपका भी स्पेशली अगर आपका पुराना फिजिशियन है, वो आपको अच्छा जानता है आपकी पुरानी कंडीशन, तो कुछ चीज़ें ऐसी जिस पे कि हमें बहुत अलर्ट हो जाना चाहिए। जैसे कि अगर किसी पेशेंट को पिछले कुछ महीनों में या एक महीने में या चंद दिनों में हाइपोग्लाइसीमिया का एपिसोड हुआ है, हाइपो का एपिसोड इस हद तक हुआ है कि शुगर्स बहुत ड्रॉप हुई हैं, तो बड़ा हाई रिस्क हो जाता है कि रमज़ान में भी उसको हाइपो हो सकता है। दूसरा जी प्रॉब्लम ये आता है कि जी ये प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल ख़वातीन इंसुलिन्स पे होती हैं और मल्टीपल डोज पे होती हैं, जो कि 12 घंटे के बजाय 6 घंटे 8 घंटे की डोजेस भी होती है, उस पर भी प्रॉब्लम आ सकता है। टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स जिनमें बिल्कुल ही इंसुलिन नहीं बन रही जिनकी बॉडी में, उनमें भी ये रिस्क ज़्यादा है। और वो पेशेंट जिनमें कोई भी ऑर्गन फेलियर हो, लाइक उनमें गुर्दे का कोई मर्ज हो, किडनी, क्योंकि डायबिटीज़ किडनीज को अफेक्ट करती है, ये आम पॉपुलेशन में भी बहुत से लोगों को इस बात का पता है। अच्छा, ज़ियाबतीस के मरीज़ की शुगर लेवल कितनी होनी चाहिए अगर वो सुबह सहरी के वक्त जब उठता है, रोज़ा रख रहा है, तो क्या उस वक्त भी उसको देखना चाहिए कि उसका शुगर लेवल इस काबिल है कि वो रख सके? देखिए, एक आम कॉन्सेप्ट है कि जी शुगर चेक करने से रोज़ा ख़राब हो जाएगा, जी जी, या मकरूह हो जाएगा। ऐसा नहीं है। इस पे काफ़ी काम हुआ हुआ है, इस बारे में काफ़ी कंसेंसस हुआ हुआ है। तो जी शुगर्स बिफोर सेरी चेक करना चाहिए। इसको ये प्योर फास्टिंग भी नहीं कहलाएगी, क्योंकि रमज़ान में आप काफ़ी देर तक खा पी रहे होते हैं रात जी में। बिल्कुल। तो वो लेवल्स अगर आपके एक्सेप्टेबल रेंज पर हैं, और फिर एक कहा जाता है कि जी मिड डे पे आप चेक करें, लाइक 12-1 बजे के टाइम पे, जोहर टाइम पे, ठीक है जी। यूँ समझिए कि तमाम नमाजों के साथ आप चेक करना शुरू कर दें रमज़ान में। बहुत ही आसान अगर मैं कहूँ तो। सही। अच्छा, डॉक्टर नादिया, ये भी हमें बताइएगा कि ज़ियाबतीस के मरीज़ अगर रोज़ा रखें तो इन्हें किन मुश्किलात का सामना हो सकता है? जी, एक तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, क्योंकि बहुत सा पेशेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स में हैं, कुछ वर्किंग लोग हैं, कुछ कोई डिपेंड करते हैं, कोई मज़दूर है या कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी वाला उसका जॉब है ऐसा। तो मुश्किलात यही होती है कि अपनी दवाइयों को, अपने फूड को और अपने जॉब्स को या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे उन सबको वो एडजस्ट करें। जी बिल्कुल, एक टाइम टेबल उसका फॉलो करें। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, क्या रोज़ा रखने से ज़ियाबतीस के मरीज़ की सेहत पर मस्बत असरात मुरतब होते हैं? जी, देखिए, अगर आपके डॉक्टर ने आपको फिट करार दिया है कि जी आप हाई रिस्क नहीं हैं, और आप एक हेल्दी मील रूटीन करते हैं, शुगर्स चेक करते हैं, तो देखा गया है कि आपके जो HbA1c जो ओवरऑल 3 मंथ्स का कंट्रोल है वो इम्प्रूव हुआ है। और स्पेशली इसमें प्री डायबिटिक्स पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है कि जिनको अभी डायबिटीज़ हुई नहीं लेकिन उनको रिस्क है कि उनको हो जाएगी, उन पेशेंट्स में तो काफ़ी बेहतर इम्प्रूवमेंट देखी गई है। तो अगर आप लो रिस्क हैं या मॉडरेट रिस्क हैं और एक हेल्दी फूड और हेल्दी लाइफस्टाइल और मिनिमल सी एक्टिविटी कर रहे हैं एक्सेप्टेबल, तो इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। ठीक है। अगर हम रोज़े के दौरान दवाइयों और मॉनिटरिंग के इंतज़ाम को देखें तो रोज़े के दौरान अपनी इंसुलिन या दवा को यानी ये दवा की खुराक में क्या तब्दीली करनी चाहिए? जी, पहली बात तो इसमें खुद से फैसले नहीं करने चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन बहुत ही ख़तरनाक बात है। जी, रमज़ान से तकरीबन 20 दिन 15-20 दिन पहले अपने फिजिशियन को विज़िट करें जी, और उनसे ओपिनियन लें, क्योंकि हर पेशेंट की डिफरेंट आपका डिसीजन होगा। ठीक है, जो इंसुलिन वाले हैं उनमें डोजेस रिवर्स होती हैं, शाम वाली डोजेस आधी पे शिफ्ट करते सुबह में ले जाते हैं, मॉर्निंग डोजेस को इवनिंग में ले जाते हैं। इसी तरह दवाइयों में जो स्ट्रॉन्ग मेडिसिन हैं या बहुत पोटेंट हैं उनको हम पसंद करते कि इफ्तारी टाइम पे शिफ्ट करें। तो दवाइयों की जो सेहरी के डोजेस को हमें मिनिमाइज़ करना पड़ता है। सही। और ऐसी दवाइयाँ उनके रूटीन से हमें
या तो शिफ्ट करनी पड़ती है इवनिंग में, जो हाइपो करती हैं। कुछ डायबिटीज़ की मेडिसिन हैं जो शुगर लेवल्स को लो भी कर सकती हैं, ज़्यादा उसमें रिस्क हो जाता है। तो ये एडजस्टमेंट यकीनन आपको अपने फिजिशियन से करा लेनी चाहिए अगर आप ये इरादे हैं रोज़ों के। तो सही। और ब्लड ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करने की बेहतरीन जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? जी देखिए, इसमें 2 तरह की होती है। एक तो वो पिन प्रिक से पेशेंट ग्लूकोमीटर से चेक करते हैं, ठीक है। आम मैक्सिमम हमारी जो पॉपुलेशन है वो यही कर रही है जी। जबकि एक दूसरी डिवाइस है जो वो कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर कर रही होती है, या लोगों ने सेंसिंग डिवाइसेस लगाई होती है बॉडी में जिसको स्कैन कर लेते हैं। तो जो जिनके पास सेंसिंग डिवाइस है वो तो उसको मल्टीपल टाइम स्कैन कर लें, लेकिन जो ये प्रिक वाला पेशेंट है वही मैंने जिस तरह सिंपल सी बात बताई कि जी हर नमाज के साथ एक दफ़ा कर ले सिंपली। क्या इंसुलिन तो लगाने से इसका ये आ जाएगा? अच्छा, सही हो गया। 5 टाइम्स अ डे आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पेशेंट क्योंकि अफोर्डेबल नहीं रहता इतना ज़्यादा, ये भी एक काफ़ी सारी जो शुगर चेकिंग की स्टिक्स हैं कॉस्टली होती हैं, तो हम पेशेंट से कहते हैं कि जी एक तो बीच में मिड डे पे ज़रूर करें, ठीक है, और बिफोर सेरी कर लें, और अगर बीच पे उसको कोई अलामात ऐसी आ रही हैं तो उस वक्त भी वो दोबारा से कर लें। सही हो गया। अच्छा, इसके अलावा क्या इंसुलिन लगाने से रोज़ा टूट जाता है? हमारे एक लिसनर ये पूछ रहे हैं। जी अभी देखिए, मैं आपको इंटरनेशनल या मिडल ईस्ट या इस तरह की गाइडलाइंस की उसमें बताऊंगी कि इंसुलिन लगाने से रोज़ा नहीं टूटता, उनका कंसेंसस ये है। लेकिन अगर किसी की पर्सनल बिलीफ्स ऐसी हैं तो हम उस पर बहुत रिजिड ओपिनियन नहीं देना चाहते इस बारे में। बस ये है कि देखिए, कोई इंसुलिन अगर सुबह शाम वाली डोज पे तो वो उसी तरह वो एडजस्ट हो जाएगा उसका सेरी अफ्तारी के साथ। लेकिन अगर पेशेंट जो लंच वाली इंसुलिन पे है तो बेहतर है कि हम उस डोज को इवनिंग डोज में ही एडजस्ट कर देते हैं यूजुअली। अच्छा, सहरी और अफ्तार के लिए कौन सी ग़िज़ाएं बेहतर हैं जो शुगर को कंट्रोल में रख सकती हैं? जी देखिए, जितना सिंपल अपना लाइफस्टाइल रखेंगे उतना आप हेल्दी रहेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रमज़ान में जो आपकी खुराक है वो बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए जैसे आप बाकी आम दिनों में एक हेल्दी मील्स ले रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड्स की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, शुगरी ड्रिंक्स, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, शुगरी ड्रिंक्स, स्पेशली अगर समर्स में आ रहे रोज़े हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड होता है जी शुगरी ड्रिंक्स का। तो ग़िज़ा ये होनी चाहिए कि हेल्दी होनी चाहिए। उसमें अगर हम कहें कि कार्बोहाइड्रेट्स 40% से ज़्यादा ना हो, और उसमें भी वो लें जो कि कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, जैसे कि मैदे का और चावल का इस्तेमाल कम करें, चक्की का आटा ज़्यादा यूज़ करें, ठीक है, बीन्स हैं, दालें हैं, बहुत अच्छी हैं, प्रोटीन सब यूज़ कर सकते हैं। लेकिन रेड मीट हम पसंद नहीं करते कि पेशेंट में अक्सर डायबिटिक्स पे हार्ट प्रॉब्लम भी होता है, तो हम उस पर कहते हैं उनको अवॉइड करें। और ऑयल एक तो कम यूज़ करें, और दूसरा जो ऑयल भी गुड क्वालिटी का यूज़ करें और वेजिटेबल ऑयल की तरफ रहें। सही। अफ्तार के लिए बेहतरीन मशरूब कौन सा हो सकता है अगर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ना यूज़ करें? मशरूब दूसरा जी ये एक बड़ा मुश्किल, मैं खुद मेरे घर में बहुत डायबिटिक्स हैं और मुझे भी ये मुश्किल होती है कि कैसे उनको रोके हम, क्योंकि एक ऐसा टाइम होता है जब बहुत ज़्यादा प्यास लगी होती है लोगों को। तो मैं यही कहती हूँ कि पानी से बेहतर लिक्विड कोई भी नहीं है, ठीक है, जो कि आपकी बॉडी, अल्लाह ने इस पानी को ऐसी चीज़ बनाई जो दैट इज़ बेस्ट फॉर योर बॉडी, ठीक है। तो अगर आपने बहुत ही कुछ है तो ग्रीन टी, ये सब चीज़ें, कैफ़ीन कहते हैं कि चाय कॉफ़ी कम इस्तेमाल करनी चाहिए, वो अच्छी नहीं है इन दिनों में। और फ्रेश जूसेस का भी प्रॉब्लम ये आता है कि शुगर्स बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, लेकिन वो लिमिटेड मिकदार में वो ले सकते हैं अगर वो उनकी ओवरऑल कंट्रोल ठीक है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये कि फ्रिजी ड्रिंक्स बिल्कुल ना लें और शुगरी ड्रिंक्स ना लें, ठीक है। अगर लेमनेड ऐसा बना रहे, नींबू पानी वगैरह जिसमें कि वो कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ कर रहे हैं या उसके बगैर भी पी रहे, तो वो उनके लिए आई थिंक सेफ है। सही। अफ्तार के बाद खाने की बेहतरीन फ्रीक्वेंसी वैसे होनी क्या चाहिए? जी फ्रीक्वेंसी तो मतलब जो हमारे एक ट्रेंड है असूलन तो बेस्ट तो यही है कि मल्टीपल हैवी मील्स ना हो, ठीक है। अगर आपने रफ्तारी अलग करनी है वो भी बहुत हैवी है, और रात का खाना भी अलग से खाना है वो भी बहुत हैवी है, तो ये टू मच हो जाता है। हाइपरग्लाइसीमिया होना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा शुगर की स्पाइक्स आती हैं।
फिर और इंसुलिन निकलती है और ज़्यादा हाइपो का डर हो जाता है। जी जी। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जो अफ्तार करें तो फिर वो या तो खाना ही खा लें अफ्तारी के साथ, रोज़ा सही। खोल के एक ही दफ़ा, और लेट नाइट फ्रूट्स या कोई और हेल्दी चीज़ ले लें। और अगर 2 पोर्शन में ही करना है तो उसके पोर्शंस कंट्रोल हों और उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा ना हो। सही। अच्छा डॉक्टर नादिया ये भी बताइएगा कि सहरी और अफ्तार में हाइड्रेशन यानी कि पानी की मिकदार का जो बेहतरीन तरीका है वो क्या होना चाहिए? अच्छा, ये वेदर के हिसाब से भी वेरी करता है जी। अगर बहुत शदीद गर्मी में आपके रोज़े आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में स्वेटिंग है, ज़्यादा फ्लूइड लॉस होता रहेगा। और अगर आपके अच्छे वेदर में आ रहे हैं जैसे इस द होप्स हो के इट विल बी बेटर, तो उसमें आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है। जी। तो यही है कि कहा जाता है कि जी घर के एक दफ़ा बहुत ज़्यादा ना पिए, बल्कि इसको मल्टीपल पूरी जितना आपकी इफ्तारी से सीढ़ी तक का टाइम है उसमें थोड़ा बहुत उसको हाइड्रेट करते रहे कंटिन्यूस जितना हो सके आपसे। तो फ्रीक्वेंसी है कि जितना टाइम आपको मिले उसमें उसको एज मच एज हाइड्रेशन आप करते जाएं। सही। अगर रोजे के दौरान पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन का कोई शिकार हो जाता है तो फिर क्या करना चाहिए? जी, पानी की कमी देखें, पेशेंट को सबसे पहले पता चलेगा कि उसका यूरिन जो है वो कम आने लगेगा या डार्क आने लगेगा, या कुछ लोगों को किडनी पेन भी हो सकता है। सही। तो देखिए जो हाइड्रेशन है वो तो आप अफ्तार एंड सहर से एडजस्ट करनी, लेकिन समटाइम्स डिहाइड्रेशन बहुत डेंजरस हो सकती है जी। क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में प्रॉब्लम क्या आता है कि डिहाइड्रेशन से और ऊपर से अगर शुगर्स ख़राब है तो एक कॉम्प्लिकेशन हो जाती है जिसको डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कहते हैं, कीटोन्स आने लग जाते हैं यूरिन में। वो एक बड़ी थ्रेटनिंग चीज़ है, लेकिन उसमें साथ पेशेंट को वॉमिटिंग, ड्राउजीनेस और चीज़ें भी होंगी। देखिए अगर सिवियर अलामात हैं तो फिर तो आपने उस पर रोज़ा खोल लेना है। सही। अदरवाइज आप अपनी हैबिट्स ठीक कर अपनी हाइड्रेशन को इम्प्रूव करना शुरू करें। सही। और क्या फल खाने से ब्लड शुगर बढ़ जाती है, या कुछ फल खाएं और कुछ फल हम जो ज़्यादा मीठे हैं वो अवॉइड करें? जी, बिल्कुल। इसके लिए जी चार्ट्स अवेलेबल होते हैं, हमारी तमाम ओपीडीज़ में पड़े होते हैं, उसमें पिक्चर्स भी बनी होती हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे पेशेंट्स डिफरेंट लैंग्वेजेस में हमारे पास वो चार्ट्स होते हैं। तो फलों में सारे फल बुरे नहीं हैं, लेकिन उनमें तकरीबन तमाम जो हमारे रीजनल या सीजनल फ्रूट्स होते हैं उनकी पिक्चर्स होती हैं और उसमें उन्होंने रेड, ऑरेंज और ग्रीन कैटेगरीज बनाई होती हैं। सही। जस्ट लाइक सिग्नल्स, ठीक है, कि जो रेड है वो आपने नहीं खाना, ऑरेंज आपने कभी कभी, और जो ग्रीन है वो आपको फ्री अलाउड है। तो अंगूर हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये शुगरी चीज़ें फ्रूट्स हैं वो मना होते हैं, एक तरह से कम होने चाहिए। और कुछ एप्पल्स हैं, आड़ू हैं, ऐसे फल जो है वो लिमिटेड अमाउंट में ले सकता है पेशेंट। ठीक है। अगर हम रोज़े के दौरान जिस्मानी सरगर्मियों के हवाले से बात करते हैं तो क्या हमें रोज़े के दौरान जिस्मानी सरगर्मी यानी वर्जिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अच्छा, इसमें यही बात है कि जी हैवी एक्टिविटी तो हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करेंगे जी। लेकिन ये भी नहीं कि ना वो रोज़े के दौरान कोई भी एक्टिविटी करे ना खोलने के बाद करें जी। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जी एक लाइट सी वॉक, एक हल्की फुल्की फिजिकल एक्टिविटी, स्पेशली अफ्तारी के बाद वाला टाइम भी होता है उसमें भी वो कर सकते हैं। सही। लेकिन हैवी एक्टिविटी जो है ना वो डेंजरस हो जाती है थोड़ा पेशेंट के लिए। सही। यानी रमज़ान के दौरान अगर बेहतरीन वर्जिश अगर हम ये कहें कि वॉक आप कर सकते हैं, ये आपके लिए लाइट सी वॉक कर सकते हैं, बिल्कुल, दैट्स द बेस्ट थिंग। और क्या तरावी रमज़ान के दौरान एक मुकम्मल वर्जिश समझी जा सकती है? जी, नॉट ओनली तरावी, तमाम नमाजें जी। देखिए अगर तमाम नमाजें पढ़े अपने टाइम पे तो वो एक तरह की आपकी पूरी बॉडी के तमाम जॉइंट्स, तमाम मसल्स को यूज़ कर रही होती है, और उसके साथ अगर लाइट सी वॉक ऐड कर लें तो आई थिंक दैट विल बी इनफ। सही हो गया। अच्छा, इसके अलावा हम जो है अगर बात करते हैं स्ट्रेस के हवाले से, तो क्या ये स्ट्रेस जो है रमज़ान का रोज़ा रखने के मतलब रमज़ान में आप रोज़े भी रख रहे हैं और स्ट्रेस भी ले रहे हैं, तो इससे भी क्या प्रॉब्लम आ सकती है? जी बिल्कुल, क्योंकि स्ट्रेस हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल स्टीरॉइड्स रिलीज़ करती है। स्टीरॉइड्स हमारी बॉडी के वो हार्मोन्स हैं इंटरनल जो कि शुगर्स की स्पाइक करते हैं और मज़ीद शुगर्स को बढ़ाते हैं। तो ये डेफिनेटली स्ट्रेस बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारी बॉडी पे कि हाइपर करेगी, फिर हाइपो करेगी और बाकी की कॉम्प्लिकेशंस भी इसमें आ सकती हैं। तो स्ट्रेस को अवॉइड करें जितना मुमकिन हो। उसको मैनेज कैसे करना है, इसके लिए आप अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप हेल्प भी ले सकते हैं अपने फिजिशियन से या साइकोलॉजिस्ट से।
जैसे मेरे पास क्वेश्चन आया है, सगीर हैं, कह रहे हैं क्या शुगर के मरीज को खजूर खानी चाहिए? हाँ, देखिए खजूर तो इट्स द एसेंस ऑफ रमज़ान। खजूरों में भी वैरायटी है। कुछ खजूरें कम स्वीट होती हैं, ठीक है, अजवा वगैरह जैसे कि देखा गया कि वो लेस स्वीट हैं, और साइजेस भी डिफरेंट है। तो एक छोटी खजूर रोज़ा खोलने में अगर आप वेल कंट्रोल्ड हैं तो बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी इम्पॉर्टेंट है, मतलब एक पे रहें, ठीक है, एक से ज़्यादा ना जाएं। पानी पिएं, खजूर पिएं, सुन्नत पूरी करें और उसके बाद बाकी चीज़ की तरफ जाएं। सही। मेरे पास ये भी क्वेश्चन है कि शुगर होने की वजह क्या है? शुगर होने की वजह, ठीक है, देखिए वही मैंने बताया कि बेसिकली दो लोगों में कॉन्सेप्ट है कि जो चीनी ज़्यादा पिएगा तो उसी को शुगर होती है जी। ऐसा हर केस में नहीं है। हाँ, अगर चीनी ओबेसिटी कर रही है, ठीक है, जी। और फिर वो बाद में इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है और डायबिटीज़ की तरफ जा रहा है, तो वो एक वजह है। लेकिन बेसिकली सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें इंसुलिन सिक्रीशन का होता है या कंजम्पशन का होता है, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसको हम कहते हैं। तो कुछ तो जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जिनके ख़ानदान में ज़्यादा डायबिटीज़ है उनमें रिस्क ज़्यादा होता है, जिनकी ख़ानदान में ओबेसिटी है ज़्यादा, स्ट्रेस है ज़्यादा, ठीक है, ये भी हो सकता है। और कुछ लोगों की फ़िज़िकल एक्टिविटी अगर कम है उनमें भी हो सकता है। कुछ पेशेंट्स कुछ दवाइयाँ ले रहे होते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड्स हैं, वो किसी और बीमारी के लिए ले रहे होते हैं, लेकिन स्टेरॉइड्स लेने वाले पेशेंट्स को भी डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाएगा। तो मल्टीपल रीज़न्स हैं, हर पेशेंट में अलग रीज़न्स हैं और हमें उसको आइडेंटिफाई करके उसको एड्रेस करना पड़ता है हर पेशेंट में। सही। अच्छा, डॉक्टर नादिया शम्स, जाते हुए आप हमारे लिसनर्स को और व्यूवर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे? जी, ये एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, इतने कम टाइम में कवर करने के लिए आई थिंक कि हमें मल्टीपल सेशंस रिक्वायर्ड होंगे और हर पेशेंट के अपने अलग अलग क्वेश्चंस भी होते हैं। तो एडवाइस यही है कि जी रमज़ान से पहले भी अगर आप अपनी हैबिट्स को अभी से ही उस तरह मॉडिफाई करना शुरू कर दें जैसे कि आपने रमज़ान में फ़ॉलो करनी है। और दूसरा, सिंपल लाइफ रखें, सिंपल फूड रखें, फ़िज़िकल एक्टिविटी अपनी मॉडरेट रखें और अपनी डाइट को बैलेंस्ड रखें। अपने फिजिशियन को ज़रूर, अभी भी वक्त है, कुछ टाइम है कि आप विज़िट कर सकें अपने पर्सनल डॉक्टर को या जो भी आपके पास करीब में है, चाहे वो जूनियर है चाहे वो सीनियर है, उनसे जाके अपनी शुगर्स की मॉनिटरिंग के चार्ट्स आप अभी बनाएं, ठीक है। 4-5 दिन का रेगुलर जो आपके हैं रिकॉर्ड वो लेके जाएं अपने डॉक्टर्स के पास और उनसे अपना रिस्क कैलकुलेट कराएं कि जी कि व्हाट दे सजेस्ट, कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, रोज़ा आपके लिए कितना सेफ़ है और कैसे आपकी दवाइयों को उन्होंने रिवर्स करना है, कैसे आपकी प्रिस्क्रिप्शन को उन्होंने ड्यूरिंग द रमज़ान मैनेज करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर नादिया शम्स सर कि आप यहाँ पे आई और हमें बहुत अच्छा लगा कि एक बहुत ही अच्छा डिस्कशन हुआ और बहुत सी अवेयरनेस लोगों तक पहुँची। जी, आई एम हैप्पी कि मुझे कुछ लाइव क्वेश्चंस मिले, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। फिर भी आपका पेज अवेलेबल है, अगर पेशेंट्स बाद में भी कोई मैसेज करते हैं तो हम उसका उनको ऑनलाइन जवाब दें। जी, थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। और जी लिसनर्स, इसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे आपसे। आपको बताते चले प्रोग्राम रमज़ान एंड डायबिटीज़ बाय एटको लेबॉरेटरीज और हमारे साथ डॉक्टर नादिया शम्स मौजूद हैं। उन्होंने आपके साथ जैसे आपके क्वेश्चंस का भी आंसर किया और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने फ्रूटफुल डिस्कशन इस हवाले से हुई एंड आई होप सो कि जी आपने प्रोग्राम को पसंद किया होगा, जो कि आज टॉपिक था यूज ऑफ मेडिसिन एंड इंसुलिन ड्यूरिंग रमजान। दिस पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम इज सपोर्टेड बाय एन अनरिस्ट्रिक्टेड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रांट फ्रॉम एटको लैब्स, पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी। मैं हूँ आरजे हया खान, चाहूंगी आपसे इजाजत। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। Thanks for watching and subscribe to our channel.